एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अचानक से ही एक दिन आसमान में एक दरार ओपन हुई, जिसके थ्रू जो मॉन्स्टर्स थे वो दूसरी दुनिया से ह्यूमन वर्ल्ड्स के अंदर आने लगे, जिनको कि मॉन्स्ट्रो भी कहा गया। मॉन्स्टर और मॉन्स्ट्रो में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। यहाँ तक कि जो मिलिट्रीज थी वो भी इसके सामने पावरलेस थी। जो वर्ल्ड था वो निराशा के अंदर डूबता गया। लेकिन तभी जो अवेकनर्स थे वो अवेकन हुए, जिनके पास की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है, और वो क्लेमिटी के सामने एक होप की तरह थे। जो लोग थे उन्होंने उनको हीरो कहना स्टार्ट कर दिया। अब सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं, और जो उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं उनका शिकार कर रहे होते हैं, जो कि विंग ट्रीब्स के होते हैं, यानी उड़ने वाली जनजातियां से होते हैं। देखते ही उनमें से एक मॉन्स्टर होता है, एक औरत के सामने आ जाता है। उसको जो बच्चा होता है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कहता है मम्मी को काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और उन दोनों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, मैं इसे यहीं पर रोक कर रखता हूँ। तब तक देखते ही जब मॉन्स्टर होता है विंग ट्रीब उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपने सोर्ड से अपना मेन कैरेक्टर उसको डॉज करता है, लेकिन अटैक काफी पावरफुल होता है, जिससे कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है काफी ज्यादा पीछे जाकर फेंकता है, जो दीवार होती है उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे कि उसको थोड़ी चोट तो यहाँ पर लगती है। तभी वो सामने नोटिस करता है कि जो विंग ट्रीब होता है उसको खाने के लिए आ रहा होता है। जैसे उसको खाने के लिए आ रहा होता है तभी देखते कि अचानक से ऊपर से एक बंदा आता है, अपनी स्वॉर्ड से जो विंग ट्रीब होता है उससे सर बीच में से ही काट देता है, सर ही उड़ा देता है। वहाँ पर और काफी सारे अवेकनर्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं विंग ट्रीब से। वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक अवेकनर होता है, उसका फायर पावर होती है, और सारे उड़ते हुए मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में जलाकर मार देता है सभी को। और देखते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्या तो ये तो हीरोज है, हम बच गए, इन्होंने मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया। कमांडर कैनेडा है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इनमें से एक औरत उनको थैंक यू कहती है, उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो कह रहा होता है मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कमांडर बिल्कुल उनकी तरह ही बनूंगा। अब इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है वेकनेस के बारे में। इसका नाम कैनेडा होता है, और ये हीरोज की हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट कमांडर होता है, जिसके पास लाइटिंग की एबिलिटीज होती है, और इसको स्टार ऑफ हुड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है उसकी वजह से। दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, डिप्यूटी कमांडर होता है रिकू डारेन, जिसकी ओवरवेलिंग पावर होती है, यंग तो है और काफी शांत भी है, और कनाडा का ये राइट हैंड भी होता है। अब तीसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम साकुमा रेत्सो होता है, जिसके पास की फायर एबिलिटी होती है, इसकी रग पर्सनैलिटी। जो आक्रमण स्क्वाड है उसका ये हुक्म का इक्का माना जाता है, हुक्म के इक्के के तौर पे इसको यूज करती है। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि एक दिन मेरे पास भी इनके जैसी पावर्स होंगी। और जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके बारे में तो इंट्रोडक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, इसको मैं एमसी के नाम से अभी बुलाने वाला हूँ, एमसी कहने वाला हूँ। हम देखते हैं कि जो वॉर होती है वो खत्म हो चुकी होती है, काफी लोग इंजर्ड हो चुके होते हैं, काफी लोग मारे भी जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की बैठी होती है जो कि एक हीलर होती है, जिसका नाम सिराइसी चियो होता है, और वो एमसी से कह रही होती है कि जो विंग ट्रीब्स होते हैं वो काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और उसने तो तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर दिया, उसके कॉन्टेक्ट में आने पर तुम्हारे ऊपर भी पॉइजन आ चुका हुआ, तो ये एंटीडोट। इसके तो एमसी उसको थैंक यू कह रहा होता है। एक बार चियो वहां से चली जाती है, तभी अपने एमसी को कुछ लोग कह रहे हैं पावरलेस कमजोर मॉन्स्टर्स के ऊपर चार्ज कर रहा था, ये काफी ज्यादा स्टूपिड है। हम देखते हैं वो रेड्सू होता है, साकुमा रेड्सू, और उसके पीछे खड़ा हुआ रिकू डारेन होता है, जो कि कह रहा होता है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जो साकुमा रेड्सू अपने मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि गद्दार के बेटे होने का जो लेवल है उसको तुम इरेज कर सकते हो? जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर क्या होता है, मेरा फादर गद्दार बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद जो रेड्सू होता है उसको काफी गुस्सा होता है, और कसकर लात मारता अपने मेन कैरेक्टर को, और कहता है कि तुम्हारे जो फादर थे वो हीरो से कमांडर थे, और उन्होंने अपने इंजर्ड साथियों को छोड़ दिया और दूसरे वर्ल्ड के अंदर चले गए, तो अगर वो गद्दार नहीं है तो और क्या, उन्हें गद्दार नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन जो मेरा फादर है वो ह्यूमैनिटी को कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। सापू में रेड्सू उसके चेस्ट के ऊपर पैर रख देता है, और उससे कह रहा होता है चलो ठीक है अपने आप को प्रूव करो और मेरे पास आओ। देखते कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तो उसकी तरफ मारने के लिए उसको जा रहा होता है, लेकिन जब अपना रेड्सू होता है अपनी फायर पावर का यूज करके हैंसी को जख्मी कर देता है, और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद रेड्सू कह रहा है ये सच में मेरे पास आ जाता है, जिसके बाद रिकू कह रहा होता है कि काफी इडियट है। अब वहाँ पर चियो आ जाती है और कह रही होती है कि रुक जाओ, इसके पेरेंट्स ने जो किया है उसका बोझ तुम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाल सकती, सही बिल्कुल भी नहीं यार, रुक जाओ। बस साकुमा रेड्सू से कह रहा था है ये तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। तभी देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसका जो हार्ट बीट होता है अचानक से उसको कुछ होने लग जाता है, कहता है मेरी हार्ट बीट इतनी हार्ट क्यों कर रही है? अभी देखते हैं कि वो जो विंग ट्रीब का जो पॉइजन होता है उसका असर उसके ऊपर होने लग जाता है। चियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहती है काफी ज्यादा बुरा है, जो विंग ट्रीब्स था उसको पॉइजन का असर हो रहा है। अब जो अपना
ना। मेन कैरेक्टर तो सोच रहा था ये जब हुआ होगा जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया हुआ। जियो कहती है कोई बात नहीं, अभी मेरे पास लास्ट एंटीडोट है वो बचा हुआ है। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर कनाडा आ जाता है और कह रहा होता है कि ये टाइम इसे यूज करने का बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो बच्चा कोलैप्स हुआ है, गिरा पड़ा है, तुम उससे जाकर चेक करो चियो। जिसके बाद चियो कह रही थी लेकिन ये, जिसके बाद कनाडा कह रहा होता है कि इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। देखते हैं जो चियो होती है वहां से चली जाती है। कनाडा स्माइल कर रहा होता है। देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उससे एंटीडोट मांग रहा होता है, लेकिन देखते हैं कि जो कनाडा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये चाहिए, लेकिन ये जो डॉग है उसको भी यहाँ पर पॉइजन का असर हो चुका है। यहाँ पर ओनली एक ही एंटीडोट बचा हुआ है, तो बताओ आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद रेत्सु कह रहा होता है, सकुमा रेत्सु कहता है कि हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो डॉग्स हैं वो कॉम्बैट में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन आखिर ये बंदा है वो आखिर कर भी क्या सकता है। जो रिकू होता है वो कह रहा होता है कि कुछ देर पहले हीरो की तरह एक्टिंग कर रहा था, तो अब ये क्या जो डॉग है उसको मरने देगा। जिसके बाद कनाडा कह रहा होता है लगता है कि सभी लोगों के जो ओपिनियंस है वो बिल्कुल सेम है। हम लोग देखते हैं जो कनाडा होता है एंटीडोट होता है उसको जमीन पर गिरा देता है। अब जो डॉग होता है उसको चाटने लग जाता है उस एंटीडोट को, और चाटने के बाद हमें देखते हैं कि अपने पैरों को पीछे की तरह घुमा देता है एंटीडोट के ऊपर, और हम देखते हैं वो एंटीडोट के ऊपर पोटी करके वहां से चला जाता है। पोटी तो उसने कर भी दी, लेकिन वो काफी अजीब सा मूवी बना रहा होता है, जैसे कि उसको काफी ज्यादा रिलैक्स मिल गया। अपना जो एमसीयू होता है वो सिर्फ चिल्लाता रहता है कि रुक जाओ। तभी जो कनाडा होता है क्या रहता है, इसका मतलब इसको पॉइजन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, यानी कि इसका सिर्फ जो पेट था वही खराब था। जिसके बाद एमसी कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कूल व्यवहार क्यों करो जबकि मैंने तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद कनाडा उसके कंधे के पैर रखता और कहता है कि तुम जैसा जो गद्दार का बेटा है उसको एक कीड़े की तरह जिंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें अपनी जगह पता है, लेकिन फिर भी हीरो उसको ज्वाइन किया। तुम्हारा होना ही अपने आप में एक मिस्टेक है जो कि मेरे को बीमार करता है। तुम्हें तो पहले ही निकाल देना चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हारा नाम जो कैजुअलिटी की लिस्ट है उसके अंदर अपेयर नहीं होता तो तुम्हें भी तुम्हारा फादर की तरह एक भगोड़े के रूप में ही देखा जाएगा। कनाडा रेत्सु और रिकू से कह रहा होता है ये जो पूरा एरिया है इसको सील कर दो, कोई भी इसके पास बिल्कुल भी ना आने पाए। उन लोगों से कह दो कि आसपास अभी जो मॉन्स्टर वो घूम रहे हैं। रेत्सु कह रहा था कि फाइनली जो हमारी मुसीबत थी वो अब चली गई, तो आज रात पार्टी प्लान। इसके बाद अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनके पीछे आने की कोशिश कर रहा होता है किसी तरह, लेकिन तभी वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आखिर मैंने अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के सिटीजन को प्रोटेक्ट किया और आखिर इस तरह का मेरे साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अभी उसके पीछे एक जो लड़की होती है वो अपेयर हो जाती है, वो असल में एक डीमन होती है, वो भी डीमन क्लेंस है। जिसको एमसी उसको देख लेता है, वो सोचता है कि ये क्लियरली मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, जो पॉइजन है वो मेरे विजन को ब्लर कर रहा है। क्या ये एक मॉन्स्टर है या फिर एक सर्वाइविंग मॉन्स्टर। देखते हैं वो लड़की उसकी तरफ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जिसका मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि एक जो लो लेवल का मॉन्स्टर है उसको भी इस हालत में मैं डिफीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं सच में यहीं पर मरने वाला हूँ। तब उसकी जो पास्ट लाइफ होती है वो हमें दिखाई जाती है, इसमें कि वो काफी छोटा होता है। अपने फादर से कह रहा है टीचर ने मेरे को कहा कि मैं फ्यूचर में एक नॉवेलिस्ट बनूंगा, लेकिन मैं एक नॉवेलिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ बिल्कुल आपकी तरह डैड। जिसके बाद एक तो उसके डैड उसको गोदी में उठाते और कहते हैं ये मेरा बेटा है। तभी हम लोग देखते हैं कि फास्ट में थोड़ा और आगे आ जाते हैं, दो हीरोज उनके घर पे आए होते हैं और क्या होता है कि जो रैन हानिरा है उन्होंने ह्यूमैनिटी और हीरोज दोनों को गद्दारी की है, उनके साथ धोखा दिया है, तो इसलिए उनकी जो सारी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जा रहा है। दिन खत्म होते होते तक तुम्हें यहाँ से चले जाना है। जिसके बाद अपना एमसी कह रहा होता है कि लेकिन जो मेरे फादर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये झूठ है। फिर हम देखते हैं पास में थोड़ा और आगे आते हैं, उसकी जो मदर होती है वो अपनी आखिरी स्टेज पे होती है और वो कह रही होती है कि बेटा यहाँ पर अपने फादर के ऊपर ट्रस्ट करो, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, जो सच्चाई वो मेरे लिए तुम ढूंढोगे। अब वापस से प्रेजेंट की टाइम लाइन में आ जाते हैं। इसका एमसी सोच रहा होता है कि मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है तो इस जगह पर तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ, मैं यहाँ पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जो लोहे की पाइप होती है उसका साइड में पड़ी है वो उसको उठाने लग जाता है। अब देखते हैं जो डीमन लड़की होती है उसको ही देख रही होती है। इसके बाद वो अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं कनाडा और तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हें ये चीज जरूर दिखाऊंगा। और हम देखते हुए जो लोहे की पाइप होती है उसको लेकर वो जंप करता है उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन जब वो डीमन लड़की हो तो अपने हाथों को ऐसे आगे करती है तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो काफी दूर उस वेव से पीछे की तरफ जाकर पिकता है, उसके हाथ से लोहे की रोड भी छूट जाती है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या ये एस क्लास की है, लेकिन जो एक एक्स क्लास है वो आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। क्या इंटेल गलत था, जो पहले कमजोर आए थे सिर्फ वो डिस्ट्रैक्शन थे, असली खतरा तो ये थी। यानी जल्दी से इस चीज के बारे में हेडक्वार्टर उसको मेरे को इन्फॉर्म करना होगा। वो देखते हैं कि वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डीमन लड़की तभी उसकी तरफ काफी तेजी से भागती हुई आती है
और जो एक स्लैश होता है सीधा उसके ऊपर मारते हैं, उसके चेस्ट के ऊपर। देखते हैं कि एमसी अपना जमीन पर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अपनी डीमन लड़की कह रही होती है कि ये बच्चे लो लेवल के ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, सच में काफी नाजुक होती हैं, लेकिन जो इसकी सोल की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। हम लोग देखते हैं उसके बड़ा सा कट लगा हुआ होता है। देखते हैं कि जो डीमन लड़की होती है धीरे धीरे अपना हाथ उसके बॉडी की तरफ बढ़ा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी सोल को बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, बॉडी से निकाल देती है, और जो डीमन की बॉडी होती है उसके अंदर उसकी सोल को ट्रांसफर कर देती है। और देखते हैं कि तभी एमसी की आंख यहाँ पर खुलती है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि वो एक बेड के ऊपर होती है। वो सोचता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो 1 मिनट पहले बैटलफील्ड था वहां पर था, मैंने सही कहा ना, और जो मॉन्स्टर्स है वो आखिर कहाँ गए, और मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ, और बाहर की जो सिचुएशन है वो आखिर है क्या। हम देखते हो बैग के ऊपर से खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं, बस वो इतना ही बोलता है। और वो अपने आप की जो बॉडी होती है वो शीशे के अंदर देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है, उसकी बॉडी डीमन की हो चुकी होती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो डीमन लड़की होती है वो आती है, उसके साथ एक और लड़की होती है वहां पर। वो कहती है कि फाइनली ये जाग गया है। जिसके बाद सिंगल वाली लड़की होती है, यानी वो डीमन कैरी होती है कि जो फ्यूजन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हम लोग देखते हैं कितना एमसी होता है, उसने जो मिरर होता है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है और अपना सर पकड़ के कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर कैसे बदल गया, आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद उसकी नजर उसी डीमन लड़की की तरफ जाती है, जिसके बाद वो सोचता है ये तो वही लड़की है ना जिसने की। तभी देखते हैं कि वो एक चीज को उठाता है और उसकी तरफ यहाँ पर मारने के लिए जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम वही हो जिसने की मेरे को इस चीज के अंदर बदल दिया है, मैंने सही कहा ना। अभी डीमन के साइड में जो लड़की होती है वो एक जंप करके सीधा अपने एमसी को जबरदस्त किक मारती है, जिससे कि अपना एमसी होता है वो जमीन पर आराम से जाकर गिरता है। और वो लड़की सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर आकर बैठ जाती है, अपनी नाइफ निकाल लेती है और कह रही थी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे, जो प्रिंसेस है उसके पास आने की। अब अपने जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि प्रिंसेस, डीमन प्रिंसेस की जो सबऑर्डिनेट होती है अपने एमसी के ऊपर से उड़ जाती है और वापस डीमन प्रिंसेस के पीछे आ जाती है। डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि मैं डीमन प्रिंसेस हूँ, डीमन क्लैन की और ह्यूमन मिलिट्री की एज अ फर्स्ट लिस्टेड टारगेट, और तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर मैं हूँ कौन। अब इसी के साथ अपना जो एमसी होता है वो यहाँ पे एक लो लेवल का सोल्जर होता है, उसको कभी भी हाई रैंकिंग मिशन के अंदर एसेसिनेट तो बिल्कुल भी नहीं किया गया होता है, तो उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जिसके बाद देख अब जो सबऑर्डिनेट होती है वो कहती है कि अगर प्रिंसेस तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर दी तो तुम मर जाते हैं। अब ये सुनने के बाद जो एमसी होता है सोच रहा होता है कि हीरोज के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मॉन्स्टर उसको 4 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहले टाइप के ना डीमन क्लैन आता है, विंग क्लैन और बीस्ट क्लैन और आर्मर क्लैन। जो विंग क्लैन वाले डीमन होते हैं वो फाइटिंग और पॉइजन कैरी करने में काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट होती है। फिर उसको बीस्ट क्लैन आता है, बीस्ट क्लैन वाले काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है। फिर तीसरे नंबर पर आर्मर वाले आते हैं जिनके पास की काफी डिस्ट्रक्टिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज होती है। फिर डीमन क्लैन से आते हैं जिनके पास की कोई भी सिंपल एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जो डीमन क्लैन के मेंबर्स होते हैं उनके पास मेंटल एबिलिटी होती है। जो हाई रैंकिंग वाले होते हैं उनके पास ऐसी पावर होती है जो कि बॉडी और सोल को दोनों को अलग कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ ओनली रूमर है, इसका कोई भी विटनेस नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर जिसने मेरी जो सोल है उसको एक्सचेंज कर दिया डीमन की बॉडी के साथ। अपना एमसी होता है उन लोगों से कहता है कि जो मेरी बॉडी है उसके साथ क्या हो, जिसको डीमन प्रिंसेस कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर डिकम्पोज हो चुकी हुई है। क्योंकि जो विंग क्लैन वाले होते हैं उनके पास पॉइजन होता है, जिनका कि पॉइजन है एक एलिफेंट को भी 10 मिनट के अंदर ब्लड बना सकता है। तो तुम्हारी जो बॉडी है वो डिस्पोज भी हो चुकी होगी। अब ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बेचारा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद उसके दिमाग में इमेज भी बन जाती है कि उसकी बॉडी ब्लड बन गई हुई। फिर उसके बाद सफाई करने वाला उसकी बॉडी को साफ कर दिया हुआ है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं मेरी बॉडी डिस्पोज हो गई है। अभी जो सबऑर्डिनेट होती है वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो ह्यूमंस है उन्होंने बैटलफील्ड को क्लीन करने के लिए जो रोबोट्स है उनको डेवलप किया और उनमें से जो ड्रोन्स होते हैं फ्लेम थ्रोअर भी होते हैं जो कि अपने पीछे एक कचरा तक नहीं छोड़ते हैं। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है कि मेरे को लगता है कि मेरे को भी इनमें से कुछ चीजें अपने लिए खरीद लेनी चाहिए। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस और कह रही होती है कि यार ये सारी चीजें छोड़ो और जितनी जल्दी हो सके ये जो न्यू बॉडी है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। जिसके बाद एमसी कहता है कि मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन है कि मैं तुम्हारे जो ऑर्डर्स है उसको मानूं। मैं यहाँ पर एक ह्यूमन हूँ तो मैं तुम्हारे ऑर्डर आखिर क्यों मानूंगा, तुमने मेरे को आखिर इस चीज के अंदर बदलाई क्यों है, ताकि तुम ह्यूमैनिटी और हीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सको मेरे थ्रू। मैंने सही कहा ना, लेकिन तुम लोगों को बता दो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है, तुमने एक गलत पर्सन को चुन लिया और यहाँ पर लेके आ गए हो। जिसके बाद एमसी को देखते हैं उसे तो जो डीमन प्रिंसेस उसे उसके तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट होती है तभी जंप करके उसके पेट में कस का लात मारती है और साथ ही साथ उसको एक पंच भी मारती है और वो पीछे गिरता है। जिसका सबऑर्डिनेट कहती है तुम काफी कमजोर हो। जिसके बाद एमसी कह रहा होता है कि तुम होती कौन हो, मेरे को कमजोर कहने वाली है। मैं देखती हूँ डीमन बॉडी होती है उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो पंच होता है सीधा सबऑर्डिनेट को मारता है। जैसे कि जो सबऑर्डिनेट होती है वो सीधा डीमन प्रिंसेस के पीछे जाकर ही गिरती है।
इसके बाद देखते हैं कि जो एमसीयू होता है वो कह रहा होता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ था, जो ये पावर है डीमन प्रिंसेस सोच रही होती है कि जो डीमन क्लैन की पावर थी उसकी सोल की स्ट्रेंथ के साथ वो लिंक हो चुकी है, लेकिन एक मामूली से ह्यूमन के साथ ऐसा कैसे। जिसके बाद देखते हैं कि जो अपना एमसीयू होता है क्या होता है, जो ये पावर है जो मेरी बॉडी के अंदर फील हो रही है ये काफी ज्यादा अजीब सी है, पहले ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है काफी तेजी से उसकी तरफ आती है और उसको उठाकर काफी दूर फेंक देती है। हमें देखते हैं कि जो अपना एमसीयू होता है वो सीधा जाकर बैक पे ही गिरता है। इसके बाद देखते हैं कि जो डीमन प्रिंसेस होती है उसके ऊपर ही आकर बैठ जाती है, कुछ पहुंचती नहीं है। इसके बाद उसका गला दबाने लग जाती है। एमसी सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी मूव नहीं करा पा रहा हूँ, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। देखते ही तभी डीमन प्रिंसेस होती है उसको कुछ यहाँ पर महसूस होता है। इसके बाद देखते हैं कि वो अपने ऊपर के जो कपड़े होती है वो यहाँ पर उठाकर देती है। इसके बाद जो एमसी होता है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा करने का क्या प्लान है, तुम करना क्या चाहती हो। तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो चादर होती है वो अचानक से उस चादर को ओढ़ लेती है। इसके बाद बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कुछ जो टेंटिकल्स होते हैं वो उनके कमरे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें कि एक आंख भी लगी होती है और वो आंख डोर के थ्रू वो देख रही होती है उन लोगों को। हम लोग देखते हैं उनके ऊपर वो नजर रख रही तो मॉनिटर कर रही होती है। तभी स्वार्डिनेट वहाँ पर आ जाती है और जितने भी वहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं सभी को उखाड़ के फेंक देती है और वो डोर खोलने के बाद जो वो आंख होती है उसको भी पकड़ लेती है और उनमें से कई तो यहाँ पर स्किप कर जाते हैं, लेकिन जो सबॉर्डिनेट होती है काफी सारों को तो मार भी देती है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं डीमन प्रिंसेस को। इसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एमसी सोच रही होती है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, डीमन क्लैन के जो वुमेन है काफी ज्यादा ही खूबसूरत है, ये काफी ज्यादा ही खूबसूरत है, मैं पहले कभी ऐसे औरों से नहीं मिला हूँ। लेकिन आखिर मैं ये अचानक से सोच क्या रहा हूँ, ये एक मॉन्स्टर और मैं एक ह्यूमन हूँ, है ये एक हनी ट्रैप है या फिर शायद एक टाउचर की तरह ये आखिरी दम तक मेरे को स्क्वीज कर देना चाहते हैं जब तक कि मेरा एंड ना आ जाए। हम देखते कि वो उसको किस करने के लिए जा रही होती है। अब इसके साथ देखते कि जो अपना एमसी होता है वो आंखें बंद कर लेता है। अभी देखते उसके मुंह के ऊपर वही टेंटिकल वाली जो आंख होती है वो वहां पर गिरती है। जिसके बाद देखते हैं एमसी काफी तेजी से उड़ता हुआ आता है। आखिर ये चीज थी क्या, ये काफी ज्यादा गंदा था, डिस्गस्टिंग था। उन्हें देखते कि जो वो डीमन प्रिंसेस कहती है मंडेला की आंख है, ये एक रिकॉग्निशंस क्रिएचर है। एमसी होता है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि रिकॉग्निशंस इसका मतलब है कि जो ये जगह है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। सबऑर्डिनेट कहती है हालांकि उनमें से कुछ बच निकलने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा देखकर लगता है कि जो लोग है सूरा के भविष्य की चिंता करना बंद नहीं कर पा रही है। डीमन प्रिंसेस होते हुए कहती है कि जो सूरा है इस बॉडी का रियल ओनर है और वो मेरा पियोन से भी है। अब ये सुनने के बाद जो एमसी होते काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है सूरा, यानी कि जो एमसी का मॉन्स्टर वाला नाम है वो सूरा है, लेकिन जो इसका रियल नेम है वो बावन है जो कि ह्यूमन नेम है। तो इसका मैं दोनों में से कुछ भी बोलूं आप लोग समझ जाना बस। डीमन प्रिंसेस कहते हैं कि और आज हम लोग मैरिज करने वाले थे लेकिन वो अचानक से ही डिसअपियर हो गया। जब तक मैंने उसे ढूंढा तब तक वो ऑलरेडी मर चुका था और मेरे को नहीं पता कि वो उस जगह पर कैसे आया था और आखिर उससे किसने मारा था। लेकिन इसमें जो एक चीज थी वो मेरे को अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी कि जो उसके बॉडी के ऊपर घाव थे वो किसी भी ह्यूमन के द्वारा दिए गए बिल्कुल भी नहीं थे, ह्यूमन घाव बिल्कुल भी नहीं थे। अब जब बॉर्न होता वो सोच रहा होता है एक ह्यूमन नहीं मॉन्स्टर, यानी कि इनके आंतरिक जो एक संघर्ष है उसका कारण हो सकता है। इसको डीमन प्रिंसेस उसको कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, नहीं तो समय के साथ साथ तुम पीछे छूट जाओगे। और सूरा डीमन क्लैन का सबसे पावरफुल वॉरियर था, उसको खोना इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली मेरे को टारगेट बनाया जा सकता है। तो इसकी डेथ को सीक्रेट रखने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं थी। एक ह्यूमन किसान को उसकी बॉडी के साथ मर्ज करने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद अपना जो बोन होता है क्या होता है, तो इसका मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ पर मेरे को ब्लैकमेल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं लाई हो, मिलिट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। मैंने सही कहना वो कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी उन लोगों ने तुम्हें अकेले छोड़ दिया था। मैंने सही कहना। सबऑर्डिनेट है कि एक लो लेवल का सोल्जर, वहाँ पर और कोई भी सर्वाइवर बिल्कुल भी नहीं था। तो प्रिंसेस के पास कोई और चॉइस बिल्कुल नहीं थी तुम्हें पिक करने के अलावा। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है बोन काफी ज्यादा बेचारे को तकलीफ लग जाती है। इसके बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि चूज करोगे तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे या फिर दोबारा मरना चाहोगे। अब ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है बोन अपना। हम लोग देखते हैं कि जो डीमन प्रिंसेस होती है अपना मेन कैरेक्टर बोन उसको एक टैबलेट देती है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, जहाँ की रियल टाइम फुटेज चल रही होती है। अभी देखते हैं जो मिलिट्री का जनरल होता है क्या होता है, हीरोज द मॉन्स्टर्स को इस बैटल के अंदर डिफीट करते हैं और लोगों की जान बचाया, जो लोगों की प्रॉपर्टीज थी उसको भी बचाया। तो इसलिए हम जो मिलिट्री है वो एक अवार्ड है अचीवमेंट के रूप में अपने हीरोज है उसको देना चाहते हैं। जो हीरो का कमांड है कैनेडा है उसको हम लोग ये देना चाहते हैं, जो कि काफी ज्यादा उसने एक्सीलेंट कमांड शो करा इस ऑपरेशन के अंदर। तो इसलिए हम उसको फर्स्ट क्लास एक मेडल अवार्ड देना चाहते हैं। हम देखते हैं जो कैनेडा होता है वो अपना आ जाता है स्टेज के ऊपर, उसको मेडल या जनरल उसकी चेस्ट के ऊपर बैच लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैनेडा के साथियों को रिको और साकुमा रेत्सुको, जो कि कह रहा होता है कि कैप्टन से मैं यही उम्मीद थी। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसको कि कैनेडा ने पहले बचाया था
वॉर के अंदर। इसका मतलब बच्चा उसको फूलों का बुके देता है, कहता है कि बिग ब्रदर थैंक यू, मेरे को और मेरी मॉम है उनको बचाने के लिए मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह हीरो बनूंगा, क्या तुम मेरे को टीच करोगे कि आखिर कैसे फाइट करी जाती है। मैं भी तुम्हारी तरह हीरो बनना चाहता हूँ, मोस्टे को डिफीट करना चाहता हूँ। जिसके बाद देखते कि रेत्सु कह रहा होता है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा छोटे हो। जिसका डायरन कहता है कि ये सारी जो चीजें वो बड़े लोगों को छोड़ दो। इसका तो बच्चा कहता है कि मैं कोई किड बिल्कुल भी नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं ही फाइट कर सकता हूँ। लेकिन कैनेडा उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और वो माइक के थ्रू सभी ऑडियंस से कह रहा होता है थैंक यू हीरोज के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, मॉन्स्टर को डिफीट करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों है। हम इस चीज को एक प्राइड के रूप में देखते हैं और उस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार है कि और जो यंग लोग है वो हमें ज्वाइन करेंगे फाइट के अंदर। और इस रास्ते को चूज करने का मतलब है कि आपको जो सेक्रीफाइस है उसके लिए तैयार है ना भाई, ये सारी चीजें अपने हार्ट के अंदर बिठा लीजिए। वॉर को फेस करना, हम लोग भी वेपन सील्ड और जो लास्ट लाइन है वो है ह्यूमैनिटी की, दुश्मन से डर जाना और वहां से भाग जा रहा है। जो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं उनको अकेला छोड़ देना, ये सारे जो काम है ना मर्डर के होते हैं। और हम लोग जो गद्दार है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलते, हम गद्दारों को कभी माफ नहीं करते। ऑडियंस कह रही होती है कि बिल्कुल हम गद्दारों को कभी भी माफ बिल्कुल भी नहीं करते। गद्दार काफी ज्यादा सेम फन होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं उनाबो ने बॉन्ड के ऊपर इनाम रख दिया होता है कि वो एक गद्दार है। अब ये देखने के बाद अपना बोलूं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसको डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो चाहे मत करो, लेकिन तुम्हें थैंक यू कोई भी नहीं कहेगा। या तुम अपनी जो सारी लाइफ है वो गद्दार के रूप में ही बिताना चाहते हो। मैं तो तुमसे यही कहूंगी, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं है इस तरह मर जाना बिना किसी एक चांस मिले कि इस चीज को सही करना। अपना जो बॉन्ड होता है काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं ऑफकोर्स ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ आखिर क्यों। और जिसने भी ये जो सारी झूठ बात थी वो फैलाई और अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी रहा है बिना किसी केयर के। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर इस तरह मर बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ, मैं जीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरह भी, और एक दिन उन बास्टरों से अपना जो बदला है वो लूंगा। और ये सारा किया धरा उस कनाडा के उस बास्टर को, तो मैं इसका जो डबल प्राइस है इससे भी ज्यादा डबल तरीके से उसको लौटाने वाला हूँ। और अब उससे मैं उस टैबलेट को तोड़ देता है, जिसके बाद देखते वो तैयार होकर एक जगह पर जाने लग जाते हैं जिसका कि नाम डीमन पैलेस होता है। उस जगह पर वो जा रहे होते हैं और जो उनकी सवारी होती है वो एक ब्लैक ड्रैगन होती है। अब यहाँ पर जब अपना बॉन होता है उसको देखकर तो वो ड्रैगन भड़क जाता है, जिसका देखते कि एक डीमन प्रिंसेस होती है अपनी डीमन शक्तियों से उसको शांत करती है। इसका मतलब कहते हैं कि जो ये बच्चा है वो एक सूरा की राइट थी, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो सूरा की है, लेकिन जो तुम्हारी सोल है वो ह्यूमन की है। तो इसलिए जो मैजिकल बीस्ट है वह इस तरह इतना स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया था। अभी डेमन प्रिंसेस अपने पास से एक जो रिंग होती है वो देती है अपने बॉन को और कहती है कि जो ये रिंग है अगर तुम इसको पहन ले तो तुम्हारी जो ह्यूमन की स्मेल होगी वो ढक जाएगी। जिसके बाद देखते हैं कि मैं कोऑर्डिनेट आ जाती हूँ, कहते हैं कि ये सारा जो डाटा है वो सूरा से रिलेटेड है, तो इन सारी चीजों को तुम्हें पढ़ लेना है इससे पहले कि हम डीमन पैलेस है वहां पर रीच करे पहुंचे। और ये तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका बोन क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है कि कितने दिन लगेंगे मेरे को ये सारे कुछ मेमोराइज करने में, जिसके बाद कोऑर्डिनेट कहते हैं मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहते हैं अगर तुम इन सारी चीजों को याद नहीं करना चाहते हो तो बेशक मत करो, लेकिन अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती कर दी, छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो मैं तुमको मार दूंगी, किल कर दूंगी। अब ये सुनने के बाद अपना जो बोन होता है काफी ज्यादा बेचारा उदास हो जाता है, थोड़ा डर भी जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें देखते हैं वो डीमन पैलेस होता है, वहां के लिए वो निकल पड़ते हैं ड्रैगन की सवारी करते हुए। अपना जो बॉन होता है वो सोच रहा होता है गेट के अंदर एक ऐसी भी दुनिया होगी, मैंने तो इसके बारे में सोचा बिल्कुल भी नहीं था। हमें देखते काफी सारे जो डीमन होते हैं अपने शहर के अंदर हंसी खुशी रह रहे होते हैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। जो बॉन होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो मॉन्स्टर है, मैंने तो सभी यही सोचा था ये मॉन्स्टर जंगली होते हैं, लेकिन ये तो अपनी अलग सी दुनिया बस है हुए हैं। डीमन प्रिंसेस उससे कहते हैं कि जिस दुनिया से तुम आए हो वो ज्यादा अलग बिल्कुल नहीं है, जल्दी ही तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी। जिस बॉन कहता है कि ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा ही डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर काफी सारे लॉज होते हैं और हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। तुम सब लोगों को तो सिर्फ मर्डर करना और चोरी करना ही पता, और यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर जो ह्यूमंस है उससे ही ली गई है, जिसके पास कोऑर्डिनेट कैरी होती है। जो वॉर्स है उसके अंदर ये सब कॉमन चीजें होती है, जो भी तुम्हें मिला वो तुम्हारा हो गया। अगर तुम इतने ज्यादा अपसेट हो तो तुम इसे वापस लेने की ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद अपना बाउंड कह रहा होता है कि जो एक चोर है वही वाली बातें ही कराएगा। तभी वो देखते आगे की तरफ कुछ मधुमक्खी टाइप के जो बग्स होते हैं उनके सामने होते हैं, और देखिए जो डीमन प्रिंसेस होती है अपनी पावर की मदद से उनको साइड में करने की कोशिश कर रही होती है, और वो अपने वो ड्रैगन के आसपास काफी बड़ा बैरियर बना लेती है, जिससे कि वो बग्स के झुंड होते हैं उनसे आसानी से वो स्किप कर पाती है। जिसका बॉन कह रहा होता है कि आखिर इतनी सारी जो बग्स है ये आखिर है क्या चीज, और इतनी सारी ये क्या कर दी। जिसका मैं डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि ये जो हमारा जो सेल्फ है और इनका जो जन्म है वो आवास के अंदर हुआ है, और अगर इन लोगों ने तुम्हें काट लिया तो लास्ट कुछ दिनों तक जो ये पेन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगा। और हम देखते वो आसानी से स्किप भी कर जाती है, वो आगे की तरफ बढ़ती
करते हैं तो अपना बॉन होता है, उसको एक स्मेल आती है। वो कहता है ये स्मेल कैसी है, जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कहती है कि ये मियासमा है, यानी कि भाप। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी जहरीली भाप उड़ रही होती है और वो लोग समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर की एक रीलम भी हम लोग दिखती है। जो कमजोर जानवर होते हैं वो मारे जा रहे होते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो उनको खाते जा रही होती है। आई मीन प्रिंसेस कहती है आवास एक ऐसी जगह है कि इस दुनिया के अंदर जो समुद्र है उससे मिलती है। और मुझे नहीं पता कि तुम किस लॉ के बारे में बात कर रहे थे अभी, लेकिन हमारी दुनिया के अंदर एक ही सर्वाइवल लॉ है, जो कि ये है कि जो स्ट्रांग होते हैं वो कमजोरों को हमेशा खा जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जगह, ये आवास है, वो पूरी टॉक्सिक गैसों से भरी हुई है। जो मियासम है वो इस हवा के अंदर, जमीन के अंदर और एयर पे, दोनों पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कमजोर है वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह पाते। कमजोर अलाउ होते ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। और हम लोग तुम लोगों की तरह जानवर या फिर खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम जो लोगों की चीजें होती है वो चुराते हैं। जिंदगी स्ट्रांग लोगों के लिए और डेथ कमजोर लोगों के लिए यही डीमन प्लेन का ओनली एक रूल है। इसके बाद जो बॉन होता है वो सोचता है कि मैं इसको यहाँ पर अभी धक्का दे देता हूँ, लेकिन तभी वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर अपनी लाइफ के अंदर मैं वापस चला जाता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर तो सभी लोग मेरा ऊपर बिलीव करेंगे, कोई भी मेरे ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेगा और मैं दोबारा से जो कैनेडा है उसके थ्रू मारा जाऊंगा। जिसका डीमन प्रिंसेस कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, इसका बोन कहता है कुछ भी नहीं। जिसको डीमन प्रिंसेस कहती है तो ठीक है, हम लोग जो आवास का सेंटर है वहां पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा टाइट पकड़ लेना। तभी देखते जो ड्रैगन होता है वो तेजी से यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा होता है। अपना जब बाउल होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसने टाइट पकड़ा होता है ड्रैगन को। देखते हैं कि जो डीमन पैलेस होता है वो जगह उनको दिखाई दे रही होती है। फाइनली वो रीच कर जाते हैं और देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो लैग करता है, लेकिन जो अपना बॉल होता है वो काफी दूर तक फिरता हुआ जाता है और उसको यहाँ पर कुर्ती भी आने लग जाती है। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस उसके पास आती है तो अपना जब बॉन होता है उसको समझ रहा होता है ग्रैंड माँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है ग्रैंड माँ आप यहाँ पर मेरे को पिक करने के लिए आए हो, मैंने सही कह रहा है। जिसके बाद देखती है डीमन प्रिंसेस होती है उसको एक जबरदस्त हाथ से थप्पड़ मारते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर फेंकता है। तो वो सामने की तरफ देखता है जो डीमन पैलेस होता है उसका जो गेट होता है वो उसको दिखाई देता है। वो सोचता है तो अच्छा ये डीमन क्लैन है उसका पैलेस है। अब देखते वहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर 3 ड्रैगन उनको और दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो देखने के बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि यानी कि यहाँ पर देखकर लगता है कि जो दूसरे डीमन जनरल्स है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद सुऑर्डिनेट कह रही होती है कि जो 3 डीमन जनरल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि प्रिंसेस को थ्रोन के लिए चैलेंज कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर्स है, यानी राजगद्दी के लिए चैलेंज कर सकते हैं उसको। इसके बाद और कहते हैं कि उनमें से एक ही किसी बंदे ने जो मांडेला थी उसकी आंख को रिलीज करा होगा। यार ये सारी चीजें छोड़ो, क्या तुमने जो वो डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है? जिसके बाद जो बोन होता है इस के पीछे हाथ रखता है। जिसके बाद सुऑर्डिनेट कह कभी ये मत कहना कि तुम इस चीज के बारे में भूल गए थे, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। डेमन किंग को धोखा देना एक पाप से कम नहीं माना जाता है। अगर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर तुम्हें मारना भी पड़े तो मैं बिना हिचकिचाहट के तुम्हें जरूर मार दूंगी, तो तुम्हें थोड़ी सी भी गलती दिखाई तो। इसका बाद बॉन कह रहा होता है कि तुम्हें मेरा ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है तो जस्ट मेरे को मार दो। जिसके बाद डेमन प्रिंसेस कहती है ठीक है ज्यादा यहाँ पर केयरफुल रहना है। जिसको देखते बॉन कह रहा होता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को जो ह्यूमंस की मिलिट्री के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन के नाम से भी जाना जाता था। मेरा यहाँ पर कोई भी स्पेशल एबिलिटी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो मेरा काम ये रहता था कि जो एनिमी है उसकी जल्दी हो सके वीकनेस है उसको पकड़ लिया, जो सामने वालों को बता दिया, मॉन्स्टर्स के फीचर्स को समझना, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। जिसके बाद वो कहता है कि सो सारी चीजें वो ऑलरेडी जो डीमन क्लैन से रिलेटेड है वो मैंने मेमोराइज कर लिया, सारा कुछ मेरे को याद है। हम लोग देखते हैं वो जैसे डीमन पैलेस होता है दरवाजा खुल के अंदर की तरफ जाते हैं तो लोग देखते हो और काफी सारे जो डीमन होते हैं वो साइड में खड़ी होती है और उन लोगों को अंदर आते हुए घूरे जा रहे होते हैं। देखते हैं कि जो तीनों होते हैं वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद तो सारे डीमन कह रहे होते हैं इसको देखो ये सूरा है जो कि गॉड ऑफ डेथ है, अगर इसको मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो ये जो डीमन प्रिंसेस है वो मेरी हो जाएगी, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हम लोग देखते हैं उनमें से जो बंदा होता है डीमन का वो यहाँ पर सीधा उनकी तरफ अटैक करने का जा रहा था। देखते जो सुऑर्डिनेट होते हैं वो सीधा आगे डीमन प्रिंसेस को ब्लॉक करने के लिए जा रही होती है, उनको बचाने के लिए। अब देखते हो ऐसा होता है सुऑर्डिनेट को पीछे की तरफ फेंक देता है, डीमन प्रिंसेस होती है अपने हंटर से उस पर अटैक करती है, लेकिन सामने वाला जो डीमन होता है उसको बास कर लेता है, बच जाता है। डीमन प्रिंसेस दोबारा से अपने हंटर से अटैक उस पर करती है और मैं देखती है कि जो वो डीमन होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक करता है, उसको अटैक लगता तो है और वो एक जगह रुक जाता है। जिसके बाद डीमन प्रिंसेस कह रही होती है कि मारन आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, और हमें पता चलता है इसका नाम मारन होता है। इसके बाद जो मारन होता है वो क्या होता है तुम इतने लेट क्यों गए, क्या तुम्हें किसी ने लेट करवा दिया था? मैं तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहा था क्योंकि जो मेरी बैक थी वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी होती है। इस डीमन का नाम मरान होता है। तो वहाँ पर एक और डीमन को देखते हैं जिसका कि नाम मामी होता है
और वो कह रही होते हैं कि ये लोग अभी अभी इनकी मैरिज हुई है तो इनको काफी ज्यादा काम होगा, काफी चीजों में ये लोग बिजी हो गए। मैंने सही कहा ना। और वहाँ पर एक और हम लोग देखते हैं डीमन को, जिसका कि ना मारिन होता है, और वो कह रहा होता है कि रूमर्स के हिसाब से मैंने सुना था कि जो सूरा है वो उसका कोई भी अता पता नहीं था, क्या तुमने उसको पहले ही ढूंढ लिया है उसको। मैंने सही कहा ना। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बनाए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।